हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी केवीएस की डेट आ चुकी है, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि आपकी जो हिंदी की क्लास है, हम एक टॉपिक जो है एक कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में कराने की हम सोच रहे हैं। ओके, तो आज हमने स्क्रीन रिकॉर्डर पे लिया है और इसकी पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मेरे सेल्फ नोट्स थे उन्हीं से हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको पसंद आती है नोट्स पे पढ़ना या बोर्ड पे, जिस पे भी आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, तो हम बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे आप बताएंगे हम वैसे चीज़ें शुरू कर देंगे। ओके, तो आज हमने इसीलिए आपको एक डेमो एक हिसाब से आप मान के चले कि हमने आपको एक डेमो दिया है कि अपनी नोट्स से पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपका समय भी कम लगेगा और चीज़ें ज़्यादा कंप्लीट भी हो जाएंगी जल्दी, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम आपको अपनी नोट्स की फ़ोटो लेके और इसे पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्रिया स्टार्ट करेंगे और क्रिया को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हमारा मोटिव है कि एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो इससे आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ हम आपको केवीएस पीआरटी में बात करते हैं। केवीएस पीआरटी में हम 30 में 30 दिलाने की हमने बात की है, जो हम आपको दिलाएंगे। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा करेंगे और आप रिवीजन करेंगे, आपकी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो चलते हैं हम आगे। नोट से हम सीधे पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे क्रिया को। ओके, देखते हैं क्रिया क्या होती है। तो बात करते हैं क्रिया। यहाँ हमने थोड़ा रफ पेज में लिखा है, रफ फॉर्म में। तो ये देखिएगा, हमने देखा क्रिया क्या होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक रचना या कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं और प्रयोग के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। क्रिया जो है, अभी हम डिफिनीशन जानेंगे, ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही बता रहे हैं। तो क्रिया जो है हमारी, क्रिया को हम रचना या कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक क्या होता है? अकर्मक होता है जो बिना कर्म का होता है और सकर्मक जो होता है कर्म के साथ होता है। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई, सकर्मक और अकर्मक हमने जाना। फिर अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया जो है 5 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी हर एक एग्जाम में पूछी जाएंगी, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो अगर नोट्स में इसमें थोड़ी सी राइटिंग नहीं अच्छी है, अब अगर आगे आपकी पीडीएफ आती है तो उसमें राइटिंग आपको अच्छी मिलेगी। राइटिंग में उसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं हमने ये क्या देखा कि सकर्मक और अकर्मक के बारे में देखा। तो हम देख रहे हैं, हमने देखा सकर्मक क्या होता है। अकर्मक होता है जो हमारा बिना कर्म का होता है और सकर्मक क्या होता है? कर्म के साथ। तो सकर्मक को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है एक कर्मक और एक होता है 2 कर्मक। अभी हम डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा इसलिए रफ कर लिया था कि अकर्मक क्या होता है? जिसमें क्या से उत्तर ना मिले। अकर्मक का मतलब हमने लिखा था कि जिससे में क्या से उत्तर ना मिले, और यानी कि इस पर क्या होता है? क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। अकर्मक पे जो है क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सकर्मक में क्या होता है कि क्या से उत्तर मिल जाता है। जैसे क्या और किसको हमने अगर पूछा है तो यहाँ पे उत्तर मिलने की संभावना रहती है। तो ये सब तो रफ कार्य हो गया। अब हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। ओके, जैसे आया पहले क्या हो गया? क्रिया। तो हम डेफिनेशन जानते हैं क्रिया की क्या होती है। देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो क्रिया की डेफिनेशन हम जानते हैं। क्या कहा जाता है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब कोई भी चीज़ होता है करना। क्रिया का सीधे सीधे हम अर्थ मान लेते हैं कि क्रिया का मतलब होता है करना। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, ये पढ़ाई हम करते हैं, लिखते हैं हम। ओके, दौड़ना, हंसना, रोना, तोड़ना, पीना, तो ये सारी क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। ये सभी चीज़ें हम करते हैं, बिना किए हमारे नहीं होती हैं। ओके, और क्रिया का जो मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप है धातु। इसको भी हम धातु को भी जानेंगे। और धातु प्लस प्रत्यय से क्रिया बनी है। ठीक है, धातु प्लस प्रत्यय से क्या क्रिया बनी है। तो अब हम आगे जानते हैं आगे क्या है। तो अब धातु को देखते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो धातु क्या होता है? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो धातु क्या होता है? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से, वो कौन सा मूल शब्द होता है जिससे क्रिया बनती है, उसे हम कहते हैं धातु कहते हैं। ओके, अथवा अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर कहीं कहीं परिभाषा में पूछ लिया जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु क्या होते हैं? मूल अक्षर होते हैं। इसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। धातु में देखिए, जैसे कि हमने पीछे जाना कि धातु में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, धातु में प्रत्यय लगाते हैं तब क्या बनती है? हमारी क्रिया बनती है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हमने जाना कि जब हम धातु में प्रत्यय लगाएंगे, देखिए हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं, धातु में धातु प्लस अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें।
तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने धातु की भी हमने परिभाषा जान ली कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। और धातु जो है मूल अक्षर हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। और अब देखिए धातु के दो भेद होते हैं, धातु के दो भेद होते हैं, हमने बताया कौन कौन से दो भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। एक होता है मूल धातु और एक होता है आपका यौगिक धातु। तो हम दोनों धातुओं को समझते हैं कि क्या होता है। देखिए हम डीप में हम पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए अगर इसको पढ़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। तो मूल धातु क्या होता है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। मूल धातु क्या होता है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु जो है क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं कि मूल धातु जो है, मूल धातु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, पी आदि, लिखता है, खाता है, पीता है, तो ये सभी चीज़ें जो है स्वतंत्रता से हम करते हैं। ये हम किसी पर इसमें निर्भर नहीं होते, क्योंकि हमें पढ़ना भी खुद ही है, लिखना भी खुद ही है, हम खाते भी खुद ही हैं और पीते भी खुद ही हैं। तो ये हो गया हमारा जो दो भेद हमने धातु के जाने थे, मूल धातु हो गया। अब हम देखते हैं यौगिक धातु क्या होते हैं। तो यौगिक धातु क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो बनते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। जैसे कि यौगिक आपने पढ़ा भी होगा, कहीं भी आपने यौगिक पढ़ा है तो दो या दो से अधिक चीज़ों से ही ये बनते हैं, दो या दो से अधिक चीज़ों से ही बनते हैं ये चीज़ें। तो ये हो जाते हैं यौगिक। तो यौगिक का उदाहरण क्या हो गया कि उठना बैठना, रोना धोना, चलना फिरना, ओके, चल देना, रो पड़ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि लगभग इसमें हम मानते हैं कि दो धातुओं का संयोग होता है। यौगिक धातु में क्या होता है, दो धातुओं का संयोग होता है। तो हमने ये जान लिया कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि हमने सीधे सीधे जाना कि धातुएं होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी धातु, मूल धातु और यौगिक धातु। तो ये दो जो हमने समझ लिया, क्रिया की परिभाषा हमने समझ लिया और उदाहरण को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं क्रिया के प्रकार को। तो रचना या कर्म के आधार पर हम देखते हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक अभी आगे आएगी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो पहले हम देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। लिखा है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि इसका जो है कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, अकर्मक क्रिया का। ओके, तो इसमें सीधे सीधे दिया है कि अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आपको लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और इस परिभाषा हमने सीधे जाना था, जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। सीधे सीधे ये जानिए कि कर्म नहीं होता है या इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो उदाहरण हमारे क्या हैं, जैसे रेलगाड़ी चलती है तो इसमें रेलगाड़ी जो भी प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। कोई भी कर्म नहीं है, चलती है रेलगाड़ी तो प्रभाव सारा क्या है, रेलगाड़ी पर पड़ेगा। बच्चा रो रहा है तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चा पर, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ पर कर्म का कोई बात नहीं है। पक्षी क्या है, उड़ता है तो पक्षी उड़ रहा है तो प्रभाव पूरा पक्षी पर पड़ेगा। मोहन हंसता है तो प्रभाव क्या है, मोहन पर है। तो यहाँ पर चीज़ें कर्म नहीं है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चा बिस्तर पर सोता है, ठीक है, बच्चा बिस्तर पर सोचा। अगर आपने ये कह दिया कि यहाँ पे तो बिस्तर भी है तो ये कर्मक हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए बच्चा क्या है, सो रहा है। बच्चा क्या है, सो रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, तो बच्चे का सोने का प्रभाव बिस्तर पर नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या है, सो रहा है। ओके, क्या है, बच्चा सो रहा है तो प्रभाव जो है बच्चा पर पड़ेगा, बिस्तर पर नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बच्चा बिस्तर पर सोता है तो ये क्या है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो ये अकर्मक है, क्योंकि देखिए बच्चे का सोने का प्रभाव केवल बच्चे पर ही पड़ेगा, बिस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक आपने देखा है पक्षी उड़ते हैं, ओके, जैसे आगे तो यहाँ पर है चिड़िया आकाश में उड़ती है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये हमने देखा मोहन हंसता है, सांप रेंगता है, ठीक है। देखिए रेंगने का प्रभाव भी सांप पर ही पड़ेगा। आगे यहाँ पर लिखा है चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो यहाँ साफ नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर शायद आ जाएगा तो लिख लेंगे, ऐसे ही समझ लीजिए, चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर देखिए चिड़िया जो है उड़ती है तो इस पर आकाश में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, उड़ने का प्रभाव चिड़िया पर ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिड़िया लिख देते हैं यहाँ पर, चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, उड़ती है। ओके,
तो ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, चिड़िया पे पड़ेगा, आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं उदाहरणों को। कुत्ता भौंकता है, भौंकने का प्रभाव कुत्ता पर पड़ेगा। मेघनाद चिल्लाता है, चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, मेघनाद पर पड़ेगा। और बच्चा क्या है, मुस्कुराता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में सीधे सीधे हमने जाना कि जिन क्रियाओं में जो है क्या फल स्वयं कर्ता में ही रहता है। जैसे कि हमने जाना कि जो भी प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर ही पड़ेगा, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अकर्मक कहते हैं, यानी कि बिना कर्म के। और इसमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने देख लिया कि अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया, जैसे कि हमारी यहाँ पर लिखी हुई है सकर्मक क्रिया। ओके, सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। देखिए हमने अकर्मक में देखा था कि प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा था, यहाँ पर जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा आपका कर्म पर। ओके, यहाँ पर जो है कर्म भाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारी परिभाषा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, सा प्लस कर्म, तो कर्म के साथ। और वो क्या था पहले वाला, आ प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ नहीं। और फिर ये दूसरा चीज़ देख लिया, अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट, सकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हमारी, सकर्मक हो गया। अब इसके उदाहरणों को भी हम जान लेंगे और सीधे सीधे जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है कर्म पर प्रभाव पड़ता है और कर्म की आवश्यकता भी होती है सकर्मक में। तो उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे लिखा है शैली पुस्तक पढ़ रही है। ओके, शैली पुस्तक पढ़ रही है, तो देखिए शैली जो पुस्तक पढ़ रही है तो पुस्तक पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पुस्तक में वो लाइन खींच रही है या कुछ कर रही है। तो और देखते हैं, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। फिर दूसरा क्या है, रीना खाना खा रही है। रीना क्या खा रही है, खाना खा रही है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, क्या और किसको करने से आपको अगर आंसर मिल जा रहा है तो सकर्मक होगी। जैसे राम ने खिलौना खरीदा, हम पूछते हैं राम ने क्या खरीदा, तो हम कहेंगे राम ने खिलौना खरीदा। ओके, तो उत्तर मिल रहा है हमें। भंवरा फूलों का रस पीता है, पूछते हैं भंवरा किसका रस पीता है, तो फूलों का रस पीता है, यानी इसमें भी कर्म छिपा हुआ है। गीता फूल तोड़ती है, गीता क्या तोड़ती है, फूल तोड़ती है। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है, गीत गाती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है। राधा मूर्ति बनाती है। ओके, राधा क्या बनाती है, मूर्ति बनाती है। तो देखिए राधा जो बना रही है मूर्ति, तो प्रभाव किस पर, मूर्ति पर ही पड़ रहा है ना, बन मूर्ति ही रही है। ओके, फिर देखिए मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। यानी जहाँ पर क्या और किसको करने से हमें अर्थ मिल जाता है वो क्या कहलाते हैं हमारे सकर्मक। और देखिए सकर्मक क्रियाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। सकर्मक क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है एक कर्मक और एक होता है दो कर्मक। एक कर्मक क्या होता है, जहाँ पर एक कर्म होता है, और द्विकर्मक जहाँ पर दो कर्म होते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक किसे कहते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एक कर्मक क्रिया। ओके, तो एक कर्मक क्रिया है हमारी ये वाली। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, केवल एक कर्म होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ओके, जैसे क्या है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो एक ही कर्म है यहाँ पर। शीला गाना गा रही है, एक ही कर्म है। किशन फिल्म देख रहा है और श्याम गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक ही कर्म है हमारा यहाँ पर, इसीलिए हमने कह दिया कि एक कर्मक है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया के प्रकार है। फिर दूसरा क्या आता है हमारा, द्विकर्मक क्रियाएं। तो दो कर्मक क्रियाएं, यहाँ पर क्या होता है, दो कर्म होता है। एक कर्मक में एक कर्म, द्विकर्मक में दो कर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कर्म होता है। तो यहाँ भी हम जान लेते हैं। तो जिन सकर्मक क्रियाओं से एक साथ दो कर्म होते हैं, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, एक साथ जो है दो कर्म होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्विकर्मक कहलाते हैं। वो कहलाते हैं द्विकर्मक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब देखिए द्विकर्मक कैसे है कि श्याम ने किसको दिए, राधा को। पहला कर्म ये हो गया, और रुपए दिए दूसरा कर्म ये हो गया। ठीक है, तो श्याम ने राधा को रुपए दिए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, किसको पढ़ाई, छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो दो कर्म हो गए यहाँ भी। और मीरा ने अपने भाई के साथ फिल्म देखी, तो किसके साथ, भाई के साथ फिल्म देखी, दो कर्म यहाँ भी हो गए। और राधा ने ब्राह्मण को दान दिया, किसको दिया, ब्राह्मण को क्या दिया, दान दिया। तो यहाँ पर क्या है, दो कर्म आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे द्विकर्मक। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, अगली PDF में आपको राइटिंग खराब नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया रचना और कर्म के आधार पर।
रचना और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला क्या है अकर्मक और दूसरा हमने देखा सकर्मक देखा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हमने कितने देखे थे, 5 देखे थे। ठीक है, प्रयोग के आधार पर हमने क्रिया के 5 भेद देखे थे। कौन कौन से भेद देखे थे, संयुक्त क्रिया, ओके, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। इसके अलावा भी हम अन्य क्रियाओं को पढ़ेंगे, उसकी बात हम अभी करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। जो मेन भेद होते हैं 5 होते हैं। पहला क्या है, संयुक्त क्रिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके उठते हैं। तो संयुक्त क्रिया होता है यानी कि क्या है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त मतलब जब 2 चीज़ें एक साथ संयुक्त होंगी तभी संयुक्त चीज़ें कहलाएंगी। तो जब 2 क्रियाएँ एक साथ होती हैं, यानी क्रिया प्लस क्रिया मान सकते हैं। ठीक है, जब क्रिया प्लस क्रिया होती हैं तो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाती हैं वो चीज़ें, संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है कि 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं। ओके, उदाहरण जैसे वह खाने लगा, तो एक हो गया खाना, क्रिया एक हो गई, और एक हो गया लगा, यानी कि वो खाना खा रही है, यानी कुछ कर रही है, तो वो भी क्रिया हो गई। तो हम आगे और उदाहरण को देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के। तो देखिए संयुक्त क्रिया के उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे लिखा है मैंने किताब पढ़ ली है, पढ़ना एक क्रिया हो गया और लेना भी एक क्रिया हो गया, तो 2 क्रियाएँ हो गई यहाँ पर। वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूदना भी एक क्रिया हो गई और पड़ा भी एक क्रिया हो गई। और माता जी ने प्रसाद बांट दिया, तो किसका दिया, बांट दिया, तो यहाँ भी 2 क्रियाएं। तो यहाँ पर सब 2 क्रियाएं हैं, देख रहे हैं, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, यहाँ भी 2 क्रियाएं हो गई। तो क्या होता है, संयुक्त क्रियाओं में 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, और जब कोई कोई 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, 2 क्रियाओं के संयोग से, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये किसके आधार पर है, हमने क्या देखा था, ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं। जो हमने जाना कि संयुक्त क्रिया को हमने जान लिया, तो इन सभी उदाहरणों को भी हमने जान लिया और देख लिया कि यहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ होती है। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया जो है इसके 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। इन भेदों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इन भेदों को हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने देखा अर्थ के आधार पर जो संयुक्त क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। तो हम एक एक भेदों को लेते हैं और उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिया, आरंभ बोधक क्रिया। क्या लिया है, आरंभ बोधक क्रिया। तो पहला क्या है, क्रिया के आरंभ होने का पता चलता है। यहाँ से क्या होता है, क्रिया के आरंभ होने का पता चलता है। जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा, क्या पता चल रहा है कि वो सोने लगा, आरंभ किसका कर रहा है, सोने का। ठीक है, लक्ष्मण खेलने लगा, तो आरंभ किसका हो रहा है, खेलने का। तो ये हो गई आरंभ बोधक क्रिया, यानी क्रिया के आरंभ होने का पता चलता है। जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा और लक्ष्मण खेलने लगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है संयुक्त क्रिया का भेद, समाप्ति बोधक। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिया के संपन्न होने का भेद होता है। संपन्न यानी कि समाप्त होने का भेद होता है, बोध होता है या भेद, बोध होता कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है। जैसे राधा खाना खा चुकी है, तो यहाँ काम फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है कि राधा ने खाना खा लिया है। छात्र कक्षा में जा चुके हैं, तो यहाँ भी क्या पता चलता है कि कार्य हो चुका है, कार्य समाप्त हो गया है। तो ये हो गया हमारा समाप्ति बोधक। और तीसरा क्या है, अवकाश बोधक। ठीक है, तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक यानी कि छुट्टी बात करते हैं, तो जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल या अवकाश का बोध हो। अंतराल यानी बीच में कुछ गैप हो। ओके, बात कर सकते हैं हम गैप की, तो बीच में जब कुछ गैप हो तो उसे हम अवकाश कह देते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, माला सो ना पाई। ओके, गैप हुआ कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि वो सो नहीं पाई, बीच में उसका समय थोड़ा सा बर्बाद हो गया। लक्ष्मण युद्ध को जीत ना पाया, तो कुछ ऐसी कारण हो गई कि जीत ना पाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा अंतराल हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो गई, अवकाश बोधक हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अनुमति बोधक। अगला प्रकार है हमारा अनुमति बोधक। इससे क्या होता है, कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी कार्य को करने की अनुमति दी जाती है। अनुमति बोधक में किसी कार्य को करने की अनुमति दी जाती है। जैसे उसे जाने दो, राधा को बोलने दो, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये अनुमति दी गई है कि हाँ उसे जाने दो और राधा को बोलने दो। ठीक है, फिर आगे हमारा 5वां टाइप है कि नित्यता बोधक। नित्यता यानी निरंतरता का जहाँ पर बोध होता है, जहाँ पर निरंतरता का बोध होता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, नित्यता बोधक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लगातार काम करने का जहाँ पर बोध होता है। जैसे कि हमने कहा नदी बहती रहती है, तो नदी क्या है, हमेशा बहती रहती है, यानी कि लगातार बह रही है। हवा चल रही है, यानी कि हवा क्या है, लगातार चल रही है। तो ये हो गया हमारा नित्यता बोधक, ये हो गया हमारा 5वां प्रकार। फिर हम आगे देखते हैं, छठे प्रकार पे आते हैं। छठा है आवश्यकता बोधक।
ओके। छठा क्या है हमारा, आवश्यकता बोधक। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। जैसे उदाहरण के हमने देखा, मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तभी हमें वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ओके, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तभी वो चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। जैसे यानी कि मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ी हैं कि मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है। फिर अगला उदाहरण क्या है, मोहन को इस कार्य को जल्दी कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आवश्यकता बोधक हमारी हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं, सातवां हमारा क्या हो जाता है, निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक में हम बात करते हैं, निश्चय बोधक हमारा सातवां टाइप है निश्चय बोधक। तो क्या होता है, इससे क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, यानी किसी चीज़ को निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, निश्चयता का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, निश्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण क्या है, तुम देरी करोगे तो मैं चलता रहूँगा। ठीक है, तुम देर करोगे तो मैं चलता रहूँगा, यानी निश्चय है कि तुम देर करोगे तो फिर मैं चलता रहूँगा। तो एक ही उदाहरण हमने इसका लिया है। फिर आठवां हम देखते हैं कि इच्छा बोधक। ये संयुक्त क्रिया के सारे पार्ट हैं। फिर अगला क्या है, इच्छा बोधक। तो इसमें क्या होता है, इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। ठीक है, इच्छा बोधक नाम से ही स्पष्ट है, कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। जैसे उदाहरण क्या है, अब मैं सोना चाहता हूँ, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं सोना चाहता हूँ, वह घर जाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो घर जाना चाहता है। तो ये हो गया हमारा इच्छा बोधक। फिर अगला हम देखते हैं अभ्यास बोधक। ओके, अब अगला हम देखते हैं अभ्यास बोधक। देखते हैं अभ्यास बोधक में क्या है कि इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। इसमें क्रिया को करने के अभ्यास का बोध होता है, यानी कि लगातार यहाँ पर अभ्यास का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह पढ़ता रहता है। तो ये क्या करता है, पढ़ता रहता है, यानी कि कोई अभ्यास कर रहा है। गणेश खेला करता है, यानी कि वो अभ्यास बोधक है, यानी कि बार बार वो चीज़ें करता रहता है, इसलिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, अभ्यास बोधक के बाद क्या आता है, 10वां नंबर है हमारा, 10 नंबर है शक्ति बोधक। तो इसके बाद इससे क्रिया को करने की शक्ति के भाव का पता चलता है। ठीक है, शक्ति के भाव का पता चलता है। जैसे कि राम चल सकता है, यानी कि ये पता चला है कि राम में शक्ति है और राम चल सकता है। सीता बोल सकती है, यानी कि सीता क्या है, बोल सकती है। मैं भी निबंध लिख सकता हूँ, यानी मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं निबंध लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, शक्ति बोधक हो गया, शक्ति से संबंधित चीज़ें हो गई। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, लास्ट हमारा है 11वां पुनरुक्ति सूचक। तो इसमें क्रिया की आवृत्ति का बोध होता है। ठीक है, पुनरुक्ति यानी कि किसी चीज़ की आवृत्ति का बोध होना। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया की आवृत्ति का बोध होता है। जैसे मिलना जुलना, खेलना कूदना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आवृत्ति का बोध होता है पुनरुक्ति बोधक में। तो हमने ये सही के हमने क्या जाने, 11 पार्ट जाने संयुक्त क्रिया के। देखिए, संयुक्त क्रिया के हमने 11 पार्ट जान लिए और इन सभी पार्टों को आप लिख लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं सारी चीज़ें। चलिए एक बार हम नाम और रिपीट कर देते हैं इसका, तो ध्यान से सुनिए। इसके संयुक्त क्रिया के 11 भाग। देखिए पहला क्या होता है हमारा, देखिए पहला क्या होता है, 1 मिनट, हाँ, पहला होता है आरंभ बोधक। दूसरा क्या है, समाप्ति बोधक। तीसरा है अवकाश बोधक। चौथा है अनुमति बोधक। पांचवा है नित्यता बोधक। छठा है आवश्यकता बोधक। और सातवां आपका आता है निश्चय बोधक। आठवां आता है इच्छा बोधक। नौवां आता है अभ्यास बोधक। 10वां आता है शक्ति बोधक। और 11वां क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक। तो ये हो गए हमारे संयुक्त क्रिया के, किसके, संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार। किसके, संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हो गए। तो हमने 11 को जाना और अच्छे से आप नोट करिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर हम देखते हैं आगे नाम धातु क्रिया। ओके, तो नाम धातु क्रिया को हम देखते हैं कि ये क्रियाएं क्या होती हैं। ये पहला क्या था, संयुक्त क्रिया था, याद रखिएगा, पहले थी क्रिया का संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर पहला था संयुक्त क्रिया, जैसा कि हमने आपको बताया था, संयुक्त क्रिया था पहला। और दूसरा क्या है आपका, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं। तो नाम धातु क्रिया यानी कि लिखा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में क्रिया जोड़ने से हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। यानी कि जहाँ से हम किसी भी शब्द में हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में अगर हम क्रिया जोड़ते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, नाम धातु क्रियाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, नाम धातु क्रियाएं बन जाती हैं। तो हम एक बार और परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में, ठीक है, क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। तो इन सभी चीज़ों में अगर हम इसमें जोड़ते हैं क्रिया, क्या बोला हमने, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में क्रिया जोड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। तो ये परिभाषा भी याद रखिएगा। जैसे पीला प्लस पढ़ना, तो विशेषण में क्या हमने क्रिया जोड़ा। ठीक है, पीला पढ़ना, तो विशेषण था पीला और पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो पढ़ बन गया पीला पढ़ना। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देख लेते हैं। जैसे हमने कहा है कि हाथ से हथियाना, हथियाना क्या होगा, नाम धातु क्रिया हो गई। ओके, हथियाना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गई आपकी। तो ऐसे उदाहरण बस आपको ये लास्ट का देखना है, हथियाना, लजियाना, शर्माना, झुठलाना, अपनाना,
लुभाना, गरमाना, तुतलाना, बतियाना, लठियाना, धिक्कारना। तो ये आपकी नाम धातु हो जाएगी। बस यहीं से आप पता कर लेंगे कि सब में याना याना आ रहा है। ओके, सब में क्या हो रहा है, याना याना ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी एक बार हम उदाहरणों को आपके और देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि नाम धातु क्रिया क्या होती है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में अगर हम क्रिया जोड़ते हैं, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में अगर हम क्रिया जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, नाम धातु क्रिया जो बन जाती है। जैसे कि हमने कहा था पीला, पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसमें हमने पढ़ना जोड़ा तो पीला पढ़ना क्या हो गया, हमारी नाम धातु क्रिया हो गई। तो एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया के उदाहरण क्या है, हाथ से हथियाना, लाज से लजियाना, शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, अपना से अपनाना, लोभ से लुभाना, गर्म से गरमाना, तोतला से तुतलाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, धिक्कार से धिक्कारना। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर हम आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा प्रकार क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे कि हम कह दिए कि जैसे कोई शादी हो गई, किसी की शादी है और फूफा जी आए हुए हैं, तो एक कोने में खड़े होकर दूसरों से काम कर रहे हैं कि इसको उठवा लो, उसको उठवा लो, ऐसे चीज़ें करते हैं। तो क्या हो जाती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर क्या होता है, इन प्रेरणार्थक क्रिया का बोध होता है तो वहाँ पर कर्ता क्या है, स्वयं कार्य नहीं करता है, वो दूसरों से करवाता है। दूसरों, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब दूसरों से कार्य करवाना क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरों से कार्य करवाना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो पहला, जैसे इसके 3 रूप होते हैं, एक मूल धातु होता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो मूल धातु हम क्या देखते हैं, जैसे मूल धातु हो गया उठना, उठ, ओके। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो गया, उठाना। ये भी क्या होता है, किसी दूसरे से ही कराना होता है, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, उठवाना। तो ये तो पूरी तरह से दूसरों से ही करवाना होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा हम हेल्प कर भी देते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं, फिर हम ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को भी जानेंगे एक एक करके। तो उठ का जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, उठाना, और द्वितीय क्या होगा, उठवाना। और गिर का क्या होगा, गिराना, गिरवाना। कट का काटना और कटवाना। सुन का सुनाना और सुनवाना। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं। जैसे सुन का क्या हो गया, हमने देख लिया, सुनवाना हो गया। और चल का चलाना या चलवाना। जागना का जगाना या जगवाना। जीतना का जिताना या जितवाना। बोलना का बुलाना या बुलवाना। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। खाना का खिलाना या खिलवाना। पीना का पिलाना या पिलवाना। सीना का सीना यानी सिलने वाला सीना, ठीक है, सिलवाना। और सोना का सुलाना या सुलवाना, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई ये। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, जैसा कि हमने ये चीज़ें देखी है। तो प्रथम प्रेरणार्थक में ये होता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता जो है कार्य में स्वयं सम्मिलित होता है, कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होता है। तो ये क्या कहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है कि इसमें कर्ता जो है कार्य में स्वयं सम्मिलित होता है और कार्य को करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भाग हो गए, 2 हमने बांट दिया, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में, ठीक है। तो पहले में क्या है कि इसमें क्या है, कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है और कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे वह सबको भजन सुनाता है, ओके, वह सबको भजन सुनाता है कि वो खुद भी उसी में सम्मिलित है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। महेश बच्चों को रुलाता है, ठीक है। गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। और राम सभी को कविता सुनाता है। यानी कि इसमें देखिए, राम भी सम्मिलित है, यहाँ पर गीता भी सम्मिलित है, यहाँ पर महेश, और यहाँ पे माँ भी, और यहाँ पर वह भी। यानी यहाँ पर कर्ता पूरी तरह से सम्मिलित है, ठीक है, किसी चीज़ से कार्य करवाने के लिए। और ये क्या है, किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। खुद नहीं करता है लेकिन सम्मिलित है उसी में, ठीक है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ क्या है, बच्चे को खाना खिलाती, खाना तो बच्चा ही खाता है, ठीक है। तो इसमें ये सीधे सीधे है कि प्रेरणार्थक क्रिया में कि कर्ता स्वयं सम्मिलित होता है और कार्य करने की प्रेरणा देता है, बस। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, महेश बच्चों को रुलाता है, गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके, देखिए यहाँ पर कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होता है और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा तो देता है लेकिन स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, स्वयं यहाँ पर वो सम्मिलित नहीं होता है और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि उदाहरण हमने देख लिया कि मोहन गीता से पत्र लिखवाता है। देखिए, इसमें मोहन का कोई रोल नहीं है, बस वो उससे पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। हम कुली से बोझा उठवाते हैं। महेश नाई से बाल कटवाता है। पिताजी कार जो है मैकेनिक से सही करवाते हैं। और मालिक जो है नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि किसी दूसरे से कार्य करवाना और खुद ना करना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि दूसरों से कार्य करवाना, ओके, दूसरों से कार्य करवाना। और इसमें क्या है, कर्ता सम्मिलित नहीं होता है।
और प्रथम पृणार्थक में हमने देखा था कि कर्ता जो है सम्मिलित हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला पार्ट हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 करना है। चौथा प्रकार क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। ओके, पहला क्या हमने देखा? देखिए, पहले हमने देखा संयुक्त क्रिया, पहला हमने देखा संयुक्त क्रिया, और दूसरा देखा नाम धातु क्रिया, और तीसरा देखा प्रेरणार्थक क्रिया। अब हमारा क्या है ये? अब हमारा है ये अब हमारा चौथा नंबर क्या आता है? पूर्णकालिक क्रिया। तो पूर्णकालिक क्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है। जैसा कि हमने क्या देखा? पूर्व यानी कि पहले। ओके, अरे हटो, एक मिनट। जैसा कि हमने देखा पूर्व यानी कि पहले। क्या देखा हमने? पूर्व यानी कि पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले हो जाता है। एक सेकेंड। जैसे हमने क्या देखा? पूर्व का मतलब क्या हो जाता है? पहले हो जाता है। काल का मतलब समय, यानी कि जो कार्य पहले किया जा चुका है। ठीक है, तो क्या देखते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, यानी कि एक क्रिया को समाप्त कर दिया और दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2 कार्य होने का बोध होता है, अर्थात पहले समय में हुई क्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी कि जो पहले हो चुकी है क्रिया वो। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि राम भोजन करके सो गया, तो राम पहले क्या कर चुका है? भोजन कर चुका है। पूर्वकालिक क्रिया इसमें क्या हो गई है? भोजन करना। ठीक है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई है? भोजन करना। यानी क्या हुआ है? भोजन करके तब सो गया है, तो पूर्वकालिक क्रिया अगर पूछा जाए तो भोजन करना हो जाएगा। मीना रोकर चुप हो गई, तो मीना पहले क्या किया है? उसने रोया है, फिर चुप हो गई, तो पहले पूर्वकालिक क्रिया है क्या इसमें? रोना। ठीक है, बच्चा दूध पीते ही सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है पीना। ठीक है, और मैं अखबार पढ़कर नहाने गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई पढ़कर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यानी कि जो क्रियाएं पहले की जा चुकी हैं वहाँ इस बोध होता है पूर्वकालिक क्रिया का, जैसा कि हमने उदाहरणों के माध्यम से देखा। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं सहायक क्रिया। ये हमारी लास्ट क्रिया है। फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा क्रियाएँ हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो हमने देखा सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। तो सहायक क्रिया आपने देखा होगा, इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाक्य को सेंटेंस को पूरा करती हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। ये क्या करती है? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त हो जाती है। ये मुख्य क्रिया के साथ मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होती है सहायक क्रिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसा कि हमने उदाहरण देखा कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या हो गई? जाता हो गया, और हूँ क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। तो अगर ऐसे हम लिख देते कि मैं घर जाता, जैसे हम ऐसे लिख देते मैं घर जाता, तो ये वाक्य हमारा पूरा बन नहीं रहा था, तो इसलिए हमने हूँ किया। तो जाता क्या हो गया? जाता हो गया हमारी मुख्य क्रिया। ओके, और हूँ क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, फिर उदाहरण देखते हैं। वे हंस रहे थे। ठीक है, वे हंस रहे थे, तो हंस रहे क्या होगा? मुख्य क्रिया हो गया, और थे क्या था? सहायक क्रिया था। जैसे मैं खेल रहा हूँ, हम देख रहे थे, और वह खा चुका था। यानी कि सीधे सीधे क्या है कि जब तक मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया नहीं जुड़ती है वाक्य पूरा नहीं होता है। तो जब मुख्य में सहायक क्रिया जुड़ती है तब वाक्य पूरा होता है। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, सीधे सीधे स्पष्ट हैं कि जब, ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। यानी सहायक क्रिया के माध्यम से जब वाक्य हमारे पूरे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वे हंस रहे थे, मैं खेल रहा था, हम देख रहे थे, वह खा चुका था। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारे 5 क्रियाएं। हमने देखा था जैसे प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती है। पहला हमने देखा संयुक्त क्रिया, दूसरा हमने देखा नाम धातु क्रिया, तीसरा हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा हमने क्या देखा था? ओके, तीसरा हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा देखा था पूर्वकालिक क्रिया, और 5वां हमने देखा सहायक क्रिया। चौथा देखा पूर्वकालिक क्रिया और 5वां देखा सहायक क्रिया। तो इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा। तो ये क्रियाओं के प्रयोग के आधार पर पार्ट खत्म हो गए। अब हम आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्रियाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कृदंत क्रिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा? कृदंत क्रिया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। कृदंत क्रिया क्या होता है कि जब मूल धातु ना, क्या मूल धातु क्या है? ना है, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग में आता है। ठीक है, क्या होता है कि जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कृदंत क्रिया कहलाती है। क्या होता है? ना छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग होता है। ओके, ना छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग होता है तो क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसा कि हमने देखा चलेगा, तो चल प्लस एगा, तो ना को प्रयोग हम नहीं करेंगे, बाकी हम किसी भी प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। ओके,
हम यहाँ पर ना का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी हम किसी भी प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। जैसे चलेगा तो चल प्लस एगा यानी चलेगा, ओके। और खेलेगा खेल प्लस एगा यानी कि खेलेगा। तो बस यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा कृदंत क्रिया में, बस, ठीक है। जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग हो, सीधे सीधे कह सकते हैं कि ना प्रत्यय को छोड़कर किसी भी अन्य प्रत्यय का प्रयोग होगा, वो कृदंत क्रिया कहलाएगी। बस ना बीच में ना है, जैसे ये चलना है, जैसे हमने कहा ये चलना, तो ये ना बीच में ना, पीछे ना आए प्रत्यय में, बस, तो ये हो जाएगी कृदंत क्रिया। तो हमने कृदंत क्रिया में देखा कि ना प्रत्यय के छोड़कर कोई भी प्रत्यय प्रयोग होगा तो वो कृदंत क्रिया कहलाएगी। फिर हमने देखा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है? जब क्रिया को समाप्त करने के लिए केवल एक पद की आवश्यकता होती है। जब क्रिया को समाप्त करने के लिए केवल एक पद की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाता है? सामान्य क्रिया। एक पद, जैसे कि राहुल गया, सिर्फ एक पद की आवश्यकता हुई, राहुल के साथ गया जुड़ा, राधा गई, मोहन चलो, रीना नाची, तो सिर्फ एक एक पद का प्रयोग है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी सामान्य क्रिया हो गई। तो सामान्य क्रिया में क्या है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए, क्रिया को समाप्त करने के लिए केवल एक पद की आवश्यकता होती है। तो ये हो गई हमारी सामान्य क्रिया। फिर आगे हम देखते हैं सजातीय क्रिया। फिर आगे हम क्या देखते हैं? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है कि जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में लिखा हो, यानी दो रूपों में लिखा हो, क्या लिखा हो? दो रूपों में, तो वो सजातीय क्रिया करे। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते थे सजातीय और विजातीय पद, तो ये आपने देखा होगा, सजातीय और विजातीय पद हम मैथ में पढ़ते थे। तो सजातीय में क्या होता था? जब जैसे ए प्लस ए, जैसे ए है और ए ही है, ए बी है और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ए टाइप की चीज़ें, जैसे हमने क्या लिखा सजातीय में, पद में हम लिखते थे ए लिखते थे, 2a लिखते थे, 3a लिखते थे। तो ये चीज़ें हो जाती सजातीय, यानी कि एक ही टाइप की चीज़ें जहाँ पर लिखी होती थी उन्हें हम क्या कह देते थे? उन्हें हम कह देते थे कि ये सजातीय पद है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी जानेंगे, ओके। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी जानेंगे। तो हम क्या था? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में लिखा हो, जैसे वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है, लिखाई लिख रही है। देखिए एक ही तरीके दो क्रियाएं आई यहाँ पर। बाबर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, एक ही टाइप की दो चीज़ें हैं। और हमने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, तो ये सजातीय क्रिया हो गई, यानी कि एक ही प्रकार की, एक ही नाम की दो क्रियाएं हो गई, यानी एक ही क्रियाएं जो हैं दो बार प्रयोग हुई। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको, ओके। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ये चीज़ें कह सकते हैं। तो सजातीय क्रिया हमने देखा कि जब एक ही क्रिया दो रूपों में प्रयुक्त हो, जैसे लिखाई लिखी, लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, तो ये चीज़ें। फिर लास्ट में हमारा क्या था? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। अनुकरण मतलब रिपीट करना। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे इसका केवल उदाहरण ही हमें जानना है। यहाँ पर उदाहरण ही पूछे हैं, हिन हिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना। देखिए चीज़ें हिन हिनाना रिपीट हो रही हैं, झड़झड़ाना, भिन भिनाना, मिन मिनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी? ये हो गई अनुकरणात्मक क्रिया। तो हमने ये सजातीय क्रिया भी जान ली, अनुकरणात्मक क्रिया भी जान ली। तो हमने ये इसके साथ ही ये क्रिया का जो पूरा पार्ट है हमने ख़त्म कर लिया कम से कम समय में। तो पीडीएफ से पढ़ाने में यही फ़ायदा होता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम ख़त्म कर लेते हैं। एक बार पीडीएफ आप और देख लीजिए। देखिए जैसे हमने यहाँ से क्रिया स्टार्ट किया था, ओके। फिर हमने क्या देखा? क्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। फिर हमने देखा क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा जानी, धातु जाना, धातु के प्रकार जाना, यौगिक धातु और मूल धातु। फिर हमने देखा रचना और कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं। सकर्मक क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और दो कर्मक। फिर हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया हमने यहाँ पे देखा, संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, ओके। फिर हम आगे देखते हैं कि नाम धातु क्रियाएं होती हैं, नाम धातु क्रिया को हमने जाना। फिर प्रेरणार्थक क्रिया को जाना। फिर हमने देखा प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो पार्ट को हमने जाना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और तीसरे में हमने जाना पूर्वकालिक क्रिया को। फिर सहायक क्रिया को हमने जाना। फिर किदंत क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो इसके साथ ही हमने ये क्रिया का जो चैप्टर आपका है, क्रिया का जो है चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ओके। क्रिया का चैप्टर आपका फिनिश हो गया एक ही वीडियो में। और लगभग आपका मैक्सिमम 40 मिनट लगा होगा, इससे अधिक समय आपका नहीं लगा होगा। वैसे आपकी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो आ जाती। तो पीडीएफ से पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ें कम समय में, ओके, चीज़ें जो है आपकी कम समय में और चीज़ें कवर हो जाती हैं। देखिए हम यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहे हैं एकदम डीप में पढ़ा रहे हैं। ये आप एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि चीज़ें यहाँ आप डीप से ही पढ़ेंगे, ओके। हम यहाँ पर चीज़ें आपको डीप से ही पढ़ा रहे हैं, ओके। तो ये मत सोचिएगा कि चीज़ें गड़बड़ हैं या कुछ हैं। तो एकदम डीप में हम चीज़ों को ला रहे हैं, यहाँ पर एकदम डीप में है चीज़ें। और कोई भी चीज़ यहाँ से बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने बताया था कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और थ्योरी आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी आप यहीं से पढ़िए, ठीक है। थ्योरी आप यहीं से पढ़िए क्योंकि यहीं पे जो है सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम छोड़ेंगे, एकदम हम बेसिक से चीज़ें को जानेंगे
तो ये सारी चीज़ें अगर क्लास पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही एक ही वीडियो में आपको ख़त्म करना है तो बताइए, या बताइए आप, हम बोर्ड पे भी पढ़ा देंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाएंगे। ओके, तो जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे। ओके, तो अगर आप कहेंगे बोर्ड पे पढ़ाओ तो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, या कहेंगे इसी पे पढ़ाइए तो इसी पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये है कि कम समय में आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये क्लास ख़त्म हो जाती है। क्रिया को हमने पूरा पढ़ लिया है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगी क्वेरी उसको बताइएगा, वो हम आपका जवाब देंगे। और KVS में आपको 30 में 30 लाना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और आप यहाँ से क्लास लेंगे तो आपको थ्योरी से या नियम से वो सारे नियम आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए कि पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे 30 में 30 की, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और बने रहिए हमारी क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बने रहें। 30 में 30 अगर पाना है तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आदित्य की एक बुक लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो भी बताइएगा। ओके, कोशिश करेंगे कि अपनी हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे पाएँ, क्योंकि खुद के मेरे नोट्स हैं, तो ये मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाई थी। तो ये चीज़ें हैं आपकी, तो ज़रूर बताइएगा आप। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।